कि वो भगवान शंकर के वंशज है। कैसे थे? तो हमने देखा था कि भगवान शंकर को एक फोड़ा हो गया था, अब वो उससे बहुत परेशान थे। अब क्या करे भाई साहब, अब वो ठीक होने में नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे वहां से परेशान होकर ऐसे जंगल में घूम रहे थे, तो जंगल में उनको एक भील कन्या दिखी। उस भील कन्या को देखकर इनका फोड़ा ठीक हो गया। तो उनने कहा यार इसको देख के अपना दर्द का खत्म हो गया, मतलब ये इतनी बड़ी व्याधि थी वो खत्म हो गई। अगर मैं इससे इसको अपने साथ ले लूं या आप इससे मैं शादी कर लूं तो मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने क्या किया, उनसे शादी कर ली। अब उनसे शादी करने के बाद में उनके साथ हुए तो उनसे बहुत सारे बच्चे हुए। तो बहुत सारे बच्चों में एक बच्चा बड़ा उत्पाती टाइप का था, दिखने में भी कुरूप था और बड़ा उत्पाती टाइप का था। तो एक बार उसने क्या किया, भगवान शंकर का ना दिया था नंदी, उसको मार दिया। तो अब भैया क्या हुआ, भगवान शंकर बड़े गुस्सा में हुआ। भगवान शंकर ने गुस्सा में होकर उसकी मार कुटाई लगाकर उसको उसको छोड़ दिया कि तू एक तरीके बोला कि तू जंगली है, एक तरीके का तुझमें अकल वकल का कुछ नाम नहीं है, तो यहाँ नहीं रहेगा, तो जंगलों में रहेगा। तो वही व्यक्ति जब जंगलों में रहा तो उससे बहुत सारे संतान हुई, और उन्हीं संतानों को क्या बोला जाता, भील बोला जाता। तो इस प्रकार से ये किंवदंती है, इसके माध्यम से एक मिथक मिलता है कि भीलों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सब भगवान शंकर से हुई। इस प्रकार का ये कथन था। जिसके बाद में और देखते हैं अपन, अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप का साथ भीलों ने दिया। इनका इतिहास ये भी बताता है कि फिर जिसके बाद में इनका उल्लेख रामायण महाभारत में मिलता है, निषाद नाम से इनका उल्लेख मिलता है, कीरत नाम से इनका, आठविक नाम से इनका उल्लेख मिलता है। फिर एक एक है तड़वी भील। तड़वी भील यानी कि औरंगजेब, जब मुस्लिम शासक औरंगजेब था तो उसके समय क्या था, उसने बहुत सारे जनजातियों का धर्मांतरण करवाया, मार मार के उनको मुसलमान बनाया। तो एक भील आते जो वास्तविकता में पहले वो भील थे जो हिंदू धर्म को मानते थे, या उनका जो जो प्राकृतिक पूजक थे, वो बाद में उस औरंगजेब के डर के मारी वो उन्होंने बेचारों ने भील इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो उनको तड़वी भील बोला जाता था। इनकी बहुत दयनीय स्थिति है ना, ये भील बहुत दयनीय स्थिति में रहते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर व्यक्ति है, ये वर्ग है। अब देखते हैं अपन भौगोलिक विस्तार के बारे में। यहाँ से अपना अध्ययन क्या होता है, शुरू होता है। तो हम समझते हैं भौगोलिक विस्तार। मध्य प्रदेश में जनसंख्या लगभग 59.9 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार है। कितनी है? 59.9 लाख किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या है, जो कुल अनुसूचित जनजाति का 39% है। कितनी परसेंट है? 39% ये जनजाति है। एक बार और देखो, मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार भील जनजाति की जनसंख्या कितनी है? लगभग 60 लाख मान लो, है ना, यानी 59.9 लाख इसमें दे रखी, तो अपन लगभग मान लो कि 60 लाख है ना। और कुल जनजाति की ये कितनी परसेंट है? तो ये परसेंट है 39% है। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में निवासरत सबसे बड़ी जनजाति, यानी कि अगर मध्य प्रदेश में ओवरऑल सभी जनजातियों को देखें तो सब जनजातियों में ये सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि इसकी अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी जनजाति की पाई जाती। कौन सी जनजाति की पाई जाती? तो भील जनजाति की पाई जाती। जैसे सबसे ज्यादा जनजाति पहले गोंड थी, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? भील है। तो भील, गोंड और कोल, यह 3 जनजाति क्रमशः मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना, जनसंख्या की दृष्टि से। अब अगर हम इसका थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र देखें, जैसे कि एक बार मैं रिवाइज के लिए आपको बता देता हूं। जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश का नक्शे को देखेंगे व्यवस्थित तरीके से, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, उत्तर क्षेत्र कौन कौन सा है? भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ये वाला क्षेत्र, ग्वालियर वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर अधिकतर मात्रा में शहरिया जनजाति पाई जाती। अब उत्तर से डायरेक्ट आते हैं अपन, क्या आते हैं? दक्षिण में। तो दक्षिणी क्षेत्र में क्या, जैसे कि दक्षिण वाला कौन सा? बालाघाट, नरसिंहपुर वाला क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का नीचे वाला क्षेत्र है ना। तो उसमें क्या देखेंगे? उसमें देखेंगे हमें यहाँ पर भारिया जनजाति मिलेगी, हमें यहाँ पर गोंड जनजाति मिलेगी, हमें यहाँ पर बेगा जनजाति मिलेगी बालाघाट क्षेत्र में। जिसके बाद में पातालकोट, छिंदवाड़ा वाला इलाका, इसमें हमें भारिया जनजाति मिलेगी। फिर हम देखेंगे कौन सा? पूर्वी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला। पूर्वी जिला कौन कौन सा? पूर्वी जिले में हम देखेंगे तो शहडोल, अनूपपुर वाला क्षेत्र। तो इसमें हम ऊपर अगर हम जाएंगे तो खेरवार जनजाति देखेंगे, फिर कोल जनजाति मिलेगी इधर के क्षेत्र में, फिर हमें बेगा जनजाति मिलेगी, है ना। फिर इधर बालाघाट में एक हलवा जनजाति पाई जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। फिर हम देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र कौन सा? मालवा निमाड़ वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र देखेंगे अपन?
मालवा और निमाड़। मालवा निमाड़ में जैसे भोपाल संभाग के पूरे जिले, भोपाल, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर नगर, ये वाले क्षेत्र, मंदसौर, नीमच, ये वाले क्षेत्र, बड़वानी, झाबुआ, धार, ये वाला क्षेत्र। तो इसमें क्या मुख्यतः भील जनजाति पाई जाती है, ये हमने देखा। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश का देखो, हमने विस्तृत एक मैप दे रखा, उसमें डेडिकेट है कौन कौन से क्षेत्र में कौन ये जनजाति पाई जाती है। तो जो मुख्य मुख्य जिले हैं उनके नाम हम यहाँ पर आपको आपके सामने रखते हैं। जैसे कि भौगोलिक विस्तार में हम समझेंगे तो मध्य प्रदेश के अलावा भील जनजाति, यानी कि मध्य प्रदेश में तो भील जनजाति पाई जाती, लेकिन इसके अलावा भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में ये मुख्यतः ये जनजाति पाई जाती। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, इन राज्यों में भी भील जनजाति हमें मुख्यतः देखने को मिलती, और खासकर राजस्थान वाले एरिया में ये जनजाति मुख्यतः पाई जाती। ठीक है। जिसके बाद में मध्य प्रदेश में ये जनजाति पश्चिमी क्षेत्र मालवा निमाड़ में मुख्यतः देखने को हमें ये मिलती है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र मध्य प्रदेश का पूरा पश्चिमी जो बेल्ट है उसमें हमें ये जनजाति विस्तृत रूप में बहुत अधिक मात्रा में ये पाई जाती है, ये हमें देखने को मिलती है। जिसमें हम जिलों की बात करते हैं तो कौन कौन से? झाबुआ जिला, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, रतलाम जिले में ये अच्छी आबादी में क्या ये जनजाति पाई जाती है। यानी कि कौन कौन से, एक बार और देखते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा ये जनजाति गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में पाई जाती। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये जनजाति मुख्य रूप से भील जनजाति मध्य प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी मध्य प्रदेश में, जिसमें मालवा और निमाड़। फिर अगर हम जिलों की बात करते हैं तो कौन कौन से जिले? झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, धार जिला, खरगोन और रतलाम, इनमें मुख्यतः ये जनजाति हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ये जनजाति पाई जाती। कभी कभी क्या होता है साथियों, यहाँ के लोकेशन से क्वेश्चन बनता है। लोकेशन से कैसे बनता है कि मान लिया वो कैसे पूछता है, कैसे पूछने का आशय ऐसा होता है कि अगर क्वेश्चन आए कि मुख्य निम्नलिखित में से मालवा क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति बताइए, या मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती। अब 2-4 जनजातियों के नाम दे दिया, एक जनजाति दे दिया उनमें भील, तो इस प्रकार से भी ये टिक होती। अब फिर कुछ जिलों से क्वेश्चन बनता है, मुख्य रूप से भील जनजाति कौन से जिले में पाई जाती। 2-3 जिलों का नाम दे दिया, एक जिला दे दिया झाबुआ। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और भी ज्यादा अच्छी लग रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। वो आपकी मर्जी है, आप करो या ना करो, लेकिन हमारा काम ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। ठीक है। अब मध्य प्रदेश जैसे भील जनजाति हम पढ़ रहे हैं, तो भील जनजाति की और भी बहुत सारी उपजातियां पाई जाती। कौन कौन सी और भी बहुत सारी उपजातियां पाई जाती, वो कौन कौन सी? तो साथियों यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है परीक्षा में, तो इसको आप स्किप नहीं करना, बिल्कुल इसको याद रखना, रटने का प्रयास करना। देखो मैं रटाता हूँ आपको। पहली उपजाति है भीतिनी है, भीली, यानी कि भीली, भिलाना, बारेला, पटानिया, रथियास, बेगा। भील, भिलाला, बारेला, रतियास, उमड़ी, तड़वी, राट, ये क्या है? इसकी उपजातियां, किनकी? भील जनजाति की। भील, भिलाला, बारेला, उमड़ी, तड़वी, रतियास, राट, ये इस प्रकार से इनका नाम आता है। ठीक है। तो हमें ये याद रखना, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसमें पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति की जनजाति की, इनमें से एक नाम दे दिया। जैसे पूछ लिया बेगास, निम्न में से किस जनजाति की उपजाति है, तो हमें ये याद रखना है ना। तो कौन कौन से एक बार? भीती, बिलाना, भीली, भिलाना, बारेला, पटानिया, रतियास, बेगास, उमड़ी, तड़वी, उजला, पुजारो, कोटवार, ये इनमें मुख्यतः ये जैसे पुजारी और कोटवार, ये जनजाति व्यक्ति मुख्य पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी का आशय है कि ये इनका प्रशासन को देखने वाले व्यक्ति हैं। तो थोड़ा हमें यहाँ ऐसे ध्यान में रखना है। भिलाला भीलों की सबसे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भिलाला भीलों की सबसे बड़ी उपजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। भिलाला भीलों की सबसे बड़ी उपजाति है, ये क्या करती है? महाराणा प्रताप को ये क्या मानते हैं? भीलों का महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं। कैसे मानते हैं?
यानी कि अगर हम भिलाला जनजाति को देखते हैं, ये कि यानी कि भील जनजाति में भिलाला सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपजाति है, यानी कि इस भिलाला जनजाति के लोग सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर इन भिलाला जनजाति के लोगों को हम देखेंगे तो इनको अगर हम देखेंगे तो हूबहू ये राजपूतों जैसे दिखते हैं। जैसे कि अब हम कैसे इसको रिलेट करते हैं, ऐसे समझो इस बात को कि अधिकतर हमने देखा है कि राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ में अधिकतर महाराणा प्रताप राणाओं का शासन रहा है, यानी कि राणा राजपूतों का शासन रहा है। तो अब वहां पर सिसोदिया वंश का शासन रहा। तो क्या हुआ, जब भी राजस्थान पर अटैक होता है, राजस्थान के राणाओं पर अटैक होता है, तो ये क्या करते हैं, जंगलों में शरण लेते हैं। और जंगलों में बहुतायत मात्रा में भील जनजाति पाई जाती। तो जब राणा अमर सिंह थे उस टाइम पर, राणा अमर सिंह, उदय सिंह और महाराणा प्रताप, उस समय बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ। और ये बहुत अधिक समय तक इन्होंने क्या किया, भीलों के साथ ही रहे हैं। तो भीलों के साथ इनका बहुत अच्छा संबंध था, और जिसके साथ अच्छे संबंध होने के कारण भील इतनी वफादार जनजाति है कि वास्तव में ये अपने प्राण दे देते हैं लेकिन दगाबाजी नहीं करते हैं। तो इनका उठना बैठना उनके साथ हुआ, यहाँ तक कि इनके रोटी बेटी का संबंध भी हुआ। रोटी बेटी का संबंध आज से भीलों के साथ रहे, उन्होंने भील जनजाति में शादियां की, उनके साथ संबंध बनाए और उनसे बहुत सारे पुत्र भी हुए इनको। तो कहीं ना कहीं जब देखते हैं तो भीलों के बहुत बड़े नायक, जब भी राणा यानी कि राजस्थान का राणा यानी कि चित्तौड़गढ़ के राणा जब भी विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हैं तो भील उनका सहायक बनके यानी कि इनके दूत भाई बनके इनकी मदद करते हैं। तो इस प्रकार जब हम इनको देखते हैं, इनकी कद काठी देखते हैं, इनको देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हूबहू राजपूत जैसे लगते हैं, एकदम गौड़ और तामिया वर्ण दिखते हैं, देखने में हष्टपुष्ट शरीर, बड़े सुंदर से लगते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये भील एक तरीके से इनको राजपूत भी माना जा सकता है। दूसरी चीज, ये एक हमने उत्पत्ति देखी थी एकलव्य वाली। तो एकलव्य कौन था, एकलव्य जरासंध के जो मंत्री थे, सेनापति थे, उनके पुत्र थे। तो वो भी एक तरीके से राजपूत थे। अब जब एकलव्य जंगलों में रहे, यानी कि उनका पूरा जीवन ही जंगलों में रहा, ये भीलों के साथ रहे, उनका संबंध रहा भील जनजातियों से, तो फिर उनकी संतानें भी हुई। तो ये एक तरीके से एकलव्य को अपना वंशज मानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो भील कहीं ना कहीं राजपूत भी डेडिकेट होते हैं कि, और वास्तवता हम मान सकते हैं कि ये राजपूत है क्योंकि इनके अंदर राजपूतों का खून भी है। ठीक है। और फिर ये आगे चल के हम देखते हैं, यहाँ हम उमड़ी भील की बात करते हैं। उमड़ी भील क्या होती है, इनकी एक जनजाति, जैसे तड़वी है ना, इसी प्रकार एक प्रकार से उमड़ी भील है। तो इनमें क्या होते हैं, तड़वी क्या होते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले। अब इस्लाम धर्म को मानने वाले कैसे, जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था, औरंगजेब राजा था, उस समय क्या ये एक कट्टर मुसलमान शासक था। तो इसने कट्टरता के वश क्या किया था, बहुत सारी जनजातियों को, बहुत सारे लोगों का धर्मांतरण करवाया था। यानी कि जो उनका प्राकृतिक धर्म था, जो उन्हें सनातन पहले से मिला था, उस धर्म को बदलकर इसने क्या किया था, बहुत सारी जनजातियों को धर्म का अंतरण करवाया, धर्मांतरण करवाया और उनको इस्लाम स्वीकार करवाया। तो इसी प्रकार जो तड़वी भील है, उनको हम मुस्लिम भील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुस्लिम भील बोलते हैं, कालिया भील बोलते हैं, एक नाम इनका ये भी मिलता। तो इसी प्रकार एक उमड़ी भील है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से इनको अगर हम देखते हैं कि अगर परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि मुख्यतः तड़वी भील कहाँ पर, उमड़ी भील कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मुख्यतः अगर उमड़ी भील को हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं, गुना और शाजापुर का आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये निवास करते हैं। और देखते हैं तो इनकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति, यानी कि मुख्यतः ये बहुत ही पिछड़ी हुई जनजाति है, जनजाति का एक उपवर्ग है ना, भील जनजाति का। ठीक है। और अब इनमें हम थोड़ा सा इनके व्यक्तित्व है, दो चार इनको हम समझते हैं, जैसे कि मदवी, बदवी, भगत साथ से वैसे समझ आएगी, जैसे कि गांव क्षेत्र में वो भगत जी मतलब ईश्वर को मानने वाला, यानी कि पूजा पाठ करने वाला, ऐसे समझ। मदवी, बदवो, भगत, तो ये एक ही नाम है। तो ये क्या है, भील जनजाति का एक सबसे पवित्र व्यक्ति होता है जो कि पूजा पाठ करने का कार्य कराता है। दूसरा पुजारो, यहाँ पुजारी नहीं है, देखो इसमें गलत लिखा है, पुजारो है ये मुख्यतः। तो ये पुजारो क्या होता है, ये भील जनजाति का पूजा पाठ करने वाला व्यक्तियों से आश्चर्य मत लगाना। ये है औषधि वाला, यानी कि औषधि झाड़ फूक से उपचार करने वाला। एक तरीके से पुजारो का आशय होता है वेद। यहाँ पर वेद को ये पुजारो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुजारो बोलते हैं, जो कि औषधियों की अच्छी जानकारी रखते हैं और औषधि से ही उपचार करते हैं लोगों का, तो इनको पुजारो बोला जाता है। और यहाँ पर पुजारी का काम करने वाला भगत होगा,
ठीक है, थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखना। पुजारी का जो काम करेगा उसको बोलेंगे भगत, मध्वी, बदवो, भगत, यानी कि 3 नाम है इसके, मध्वी, बदवो, भगत। तो ये क्या है, भील जनजाति का पुजारी व्यक्ति, यानी कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा। और यहाँ पर देखेंगे अपन पुजारो, तो पुजारो क्या है, पुजारो यहाँ है वैद्य का काम करने वाला है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का रोग दोष या भूत प्रेत की बाधा होगा उसको दूर करने वाला यहाँ पर भगत होगा। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखने लायक है और इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, है ना। अब यहाँ पर कोटवार है, कोटवार को आज से लगाओ कोतवाल से, यानी कि कोटवार से आज से लगाओ कोतवाल। कोतवाल किसको बोलते हैं, पहले जमाने के लोग, जैसे कि हमारे दादाजी के समय के लोग क्या बोलते थे, कोतवाल जी आ गए। कोतवाल का आज से ये होता है कि एक अधिकारी वर्ग का व्यक्ति, यानी कि ये प्रशासनिक अधिकारी होता है कोतवाल जी, जो कि कर और टैक्स एकत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और अन्य में देखेंगे जैसे कि और भी हम इस जनजाति में उपजातियों को देखेंगे, पटेली आएगा, बारेला आएगा, रहास आएगा, रतियास आएगा और बेगास आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब हम इनके रंग रूप और वेशभूषा की बात करते हैं कि अगर सर आप भील भील इतनी देर के चिल्ला रहे हैं, इतनी देर के बोल रहे हैं, तो वास्तव में भील होते क्या है, भील दिखते कैसे हैं, और भील अगर हम पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे। तो हम थोड़ी सी इनकी पहचान को डेडिकेट करते हैं और समझना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कैसे बनता है मैं आपको इस जो हम फैक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको थोड़ा आसानी से समझ आए। जैसे कि अगर रूप रंग की वेशभूषा की बात करते हैं, जैसे सुगठित शरीर होगा, ताम्र वर्णी होगा, यानी कि ना अधिक गोरे ना अधिक काले, ताम्र वर्ण का यानी गेहुआ रंग होगा, जैसे गेहूं का रंग होता है इस प्रकार का होता है। लेकिन ये हमेशा जंगलों में रहते हैं, धूप छाया चलता रहता है, इनका जीवन धूप छाया, तो इस कारण यानी कि अधिक जंगलों में रहने के कारण इनका रंग हो गया काला। हम देखते हैं कि यार सर हमें तो तामिया वर्ण दिखते ही नहीं, तो भाई साहब रात दिन ये धूप में रह रहे हैं, ऐसे जंगलों में घूमते टहल रहे हैं, आप जंगलों का माहौल देखा ही होगा, तो ये क्या हो गए, तामिया से काले हो गए। लेकिन अगर हम जब इनका छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा होता है ना, तो अब उसको अगर हम देखेंगे तो हमें वो बिल्कुल हमें तामिया वर्ण का दिखेगा, ना काला ना गोरा, यानी कि गेहुआ रंग होता है ना वो। जैसे मैं आपको दिख रहा हूं तो मेरा रंग गोरा है ना, अब मुझे थोड़ा सा गेहुआ रंग में ला दो, यानी कि थोड़ा सा ताम्र वर्णी बना दो, तो मैं कैसा हो जाए, भील जनजाति का लगने लगूंगा। अब देखो जब मैं गाँव जाता हूँ, सीधी सिंपल बात मैं बताता हूँ, यहाँ मैं इंदौर में हूँ, इंदौर से आपकी ये क्लास चलती है ना, अब मेरे जैसे कि मेरे घर पर आ गई गेहूं की फसल, है ना, तो अब मैं जाऊंगा गेहूं की फसल को कटवाने के लिए, निकलाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, तो मैं 10-15 दिन वहां घर पर रुकता हूँ। तो घर पर रुकता हूँ, जैसे मेरा फोटो यहाँ से मैं खींच के ले जाता हूँ, तो मैं बिल्कुल एकदम अच्छा दिख रहा हूँ, बढ़िया गोरा चिट्टा। अब वहां पर मैं काम करूंगा, धूप में गेहूं का काम करवाऊंगा, काम करने के बाद 8 दिन बाद मैं हो जाऊंगा एकदम बिल्कुल काला, एकदम ताम्रवर्णी हो जाऊंगा, तो मेरे ये चेहरे की जो चमक ममक सब गायब हो जाती है। तो फिर जब मैं देखता हूँ तो जब वो मेरा फोटो दिखता है तो मुझे कैसा दिखता है, ताम्रवर्णी दिखता है, कि मैं भील लगने लगता हूँ एक तरीके से। ठीक है, इस प्रकार का। अब इनको सबसे ज्यादा, ये भील जनजाति संसार की सबसे ज्यादा रंग प्रिय जनजाति है, रंग प्रिय है। यहाँ की जो स्त्रियां है भील जनजाति की, सबसे ज्यादा चटक रंग की, यानी कि रंग बिरंगी साड़ियां पहनती है, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, रंग बिरंगे साज सज्जा रखते हैं अपने। और दूसरी बात यह है कि सर्वाधिक गहना प्रिय भी है जनजाति, यानी कि अगर सबसे ज्यादा गहना, जैसे गुदना प्रिय भी एक जनजाति आई, गुदना ये भी गुदवाते हैं, गुदना प्रिय भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुदना प्रिय जनजाति हम बेगा जनजाति को देखेंगे, वो अब जब नेक्स्ट जनजाति होगी हमारी, तो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो ये जनजाति क्या है, रंग प्रिय है और गहना प्रिय है। अब भगोरिया उत्सव देखा होगा आपने, तो भगोरिया उत्सव में जब हम जनजातियों को देखते हैं तो कितनी जोर से सजे धजे रहते हैं, तो प्योर चांदी से लदे हुए रहते हैं। सबसे ज्यादा गहने धारण करने वाली, सबसे ज्यादा चांदी को पहनने वाली कोई सी जनजाति है तो ये कौन सी जनजाति है, भील जनजाति। और एक सबसे अच्छी खासियत बताऊं मैं दोस्तों, चांदी को क्यों धारण करना चाहिए हमें। अब लोग बाग और सुनने की ये मोटी मोटी चेहरे धारण करते हैं, सोना पहनते हैं। अब आप बोलोगे सर आप पैसे नहीं है, वो तो ऐसी बातें करेंगे, पैसों वाली बात नहीं है। अगर आप इसका साइंटिफिक रीजन देखेंगे और पुरातन संस्कृतियों के अनुसार, जो हमारे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है उनके अनुसार देखेंगे, जो व्यक्ति चांदी को धारण करते हैं ना, जो व्यक्ति चांदी पहनते, गले में चांदी पहन ली, हाथों में चांदी का कड़ा पहन लिया, पैरों में पहन लिया, उस चांदी के कड़े या चांदी धारण करने से व्यक्ति का नेचर कैसा हो जाता है, विनम्र हो जाता है, यानी कि इसकी तासीर ठंडी रहती है चांदी की। और किसी भी चांदी में किसी भी प्रकार का कोई छल
कोई भूत प्रेत या किसी प्रकार से कलयुग का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। यानी कि चांदी की तासीर कैसी होती है, ठंडी रहती है। और हमारे वो क्या करते हैं, अगर हम चांदी को धारण करते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी कैसा रहता है, ठंडा रहता है। और हमेशा हम हमारे हमारे ऊपर भी किसी प्रकार की कोई बाधा का प्रभाव भी नहीं रहते हैं। और वहीं लोग क्या करते हैं, सोना पहनते हैं सबसे ज्यादा। जिसको देखो सोने की चेन पहन रखी, सोने का कड़ा पहन रखा। आप मेरे हिसाब से सोना पहनना बिल्कुल बंद कर सकते हैं, क्योंकि सोने की प्रकृति कैसी रहती है, गर्म रहती है। क्या रहती है, तामसिक प्रवृत्ति रहती है। जो व्यक्ति सोना पहनता है वो घमंडी होता है। हमेशा आप देखना उसका एक एटीट्यूड दिखेगा, उसमें विनम्रता नहीं दिखेगी। वो क्या होता है, उसमें एटीट्यूड होता नहीं है। जब सोना पहनता है तो अपने आप आ जाता है, वो घमंड आ जाता है, ईगो आ जाता है। तो और कहीं ना कहीं उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। ऐसा बहुत जगह देखा गया। और सोना किसको पहनना, सोना अधिकतर महिलाओं को पहनना चाहिए, ना कि पुरुषों को पहनना चाहिए। पुरुष अगर कभी भी धारण करता है तो चांदी करना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी प्रकृति कैसी रहती है, विनम्र रहती है। उसकी प्रकृति रहती है ठंडी रहती है, यानी कि उसका तासीर ठंडा रहता है। तो वो अपने मस्तिष्क को भी ठंडा रखता है। और सबसे ज्यादा अगर सक्सेस है सोना तो वो स्त्रियों को है। तो क्या महिलाओं को सबसे अगर पहने तो महिला सोना पहन सकती है, बल्कि मेरे हिसाब से तो सोने से अच्छा चांदी पहनो आप, महिला और पुरुष। चांदी कहीं भी उठा के देख लेना, चांदी का बहुत महत्व है। सुनने से ज्यादा चांदी का महत्व है, समझे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। रहन सहन की बात करते हैं तो इनकी जीवन शैली होती है, सादा जीवन व्यतीत करते हैं तथा प्रकृति के निकट रहते हैं। ये दिखावा नहीं करते बिल्कुल। जब विशेष ओकेशन रहते हैं जिसमें ये चांदी सोना जो भी रहता है वे पहनते हैं, चटक रंग की साड़ियां पहनते हैं। बाकी ये अपना एक सादा जीवन उच्च विचार की को ये अनुसरण करते हैं, यानी कि सादा जीवन उच्च विचार रखकर ये व्यक्ति चलते हैं। हमेशा सीधा सिंपल रहेंगे। एक बंडी पहन लेते हैं, एक थेपड़ा थेपड़ा बोलते हैं किसको बोलते हैं, कि पगड़ी धारण कर लेते हैं, एक लंगोटी लगा लेते हैं, मस्त मौला। कभी कभी ये भील जनजाति के जो बच्चे रहते हैं, जैसे यहाँ पर माथे पर एक बढ़िया पट्टी बांध लेते हैं, सीधा सिंपल लंगोटी पहन लेते हैं और बढ़िया से बांसुरी बजाते हैं। यानी कि अपना व्यवहार कैसा रखते हैं, ये मस्त मौला अपनी जिंदगी जीते हैं, किसी भी प्रकार की नो टेंशन होकर। इन्हें दुनिया में कुछ भी चले, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये अपने काम से काम रखते हैं और मस्त तरीके से रहना पसंद करते हैं। और एक इनमें बहुत प्रचलित कहावत है, जुग जेरी जीवा खराब तो मुलग बेरी। जुग जेरी जीवा खराब तो मुलग बेरी, या इनकी एक कहावत प्रचलित है। तो इनका बोलना क्या है, अगर हम किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे और कुछ हमारे मुंह से इधर उधर निकल जाएगी तो ये दुनिया हमारा बेरी बन जाएगी, यानी कि दुश्मन बन जाएगी। इसलिए किसी के बारे में कोई न इधर की बोलते हैं ना उधर की बोलते हैं, अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं भाई साहब। क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके जन्म संस्कार के बारे में। यानी कि भील जनजाति में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो क्या क्या किस प्रकार की ये प्रथाएं होती है इनके, किस प्रकार का इनका प्रोसेस होता है, पूरे हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। क्या जैसे कि नवजात शिशु के जन्म को शुभ मानते हैं। यानी कि भील जनजाति में अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ था तो उस बच्चे के जन्म को ये क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। एक जनजाति हम पढ़ेंगे बांसड़ा जनजाति। क्या पढ़ेंगे, बांसड़ा जनजाति। उसमें क्या होता है, बच्चे के जन्म को शुभ मानते हैं। एक जनजाति पढ़ेंगे हम सेरिया जनजाति, उसमें पुत्री की जनजाति को, पुत्री के जन्म को शुभ मानते हैं। क्या मानते हैं, पुत्री के जन्म को ये शुभ मानते हैं। लेकिन भील जनजाति में क्या होता है, बच्चे अगर शिशु हुआ, बालक हुआ, तो इस बालक के जन्म को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। ठीक है, और बालक के जन्म पर एक प्रथा कराई जाती है, शांता प्रथा। अब यहां से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ये शांता प्रथा का संबंध कौन सी जनजाति से? निम्नलिखित में से शांता प्रथा का संबंध किस जनजाति से? तो भील जनजाति से। अब मेंस में क्वेश्चन बनेगा शांता प्रथा, डायरेक्ट पूछ लिया शांता प्रथा। तो शांता प्रथा क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ। शांता प्रथा क्या होती है, शिशु जन्म के 7वें दिन प्रसूति को हल्दी से स्नान कराया जाता है। यानी कि अगर किसी महिला को ने किसी शिशु को जन्म दिया है, किसी महिला ने किसी शिशु को जन्म दिया, तो क्या होगा, शिशु जन्म के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद उस प्रसूति यानी कि उस महिला को हल्दी के साथ पवित्र जल से उसको स्नान कराया जाएगा। उस महिला कौन से, जो शूदक में जो महिला रहती है, जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उसको 7 दिन बाद उसको स्नान करा दिया जाता है। और उस दिन से उस महिला को पवित्र मान लिया जाता है कि अब ये पवित्र हो चुकी है ना। इसलिए इसको बोला जाता है शांता प्रथा। दूसरा, ये जनजाति मुख्यतः तंत्रिज्म में विश्वास करती है, यानी कि भूत प्रेतों में ये विश्वास करती है। ये मानती है कि भूत प्रेत होते हैं। तो भूत प्रेतों
तो होते हैं, लेकिन अब उनसे बचा कैसे जा सकता है? तो उनसे बचने के लिए ये करती है भील जनजाति, क्या करती है, अपने सिराने यानी कि तकिया के पीछे क्या रखती है, तीर छुपा के रखती है। अब इनकी मान्यता ये रहती है, इनकी मान्यता क्या है, सबकी मान्यता रहती है, भील जनजाति नहीं, सभी व्यक्ति विशेष वर्ग की मान्यता रहती है। जैसे कि हमारे उधर चलता है बड़े महाराज छोटे महाराज, कभी कभी बुखार आती है ना, फीवर, टाइफाइड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बड़े महाराज छोटे महाराज। तो जब ये किसी व्यक्ति को होता है तो वो क्या करते हैं, उनके पलंग के नीचे एक दांतला रहता है, दांतला हसिया, जिसको हसिया भी बोला जाता है, दांतला, चाकू, छुरी, जो भी रहता है वो उनके बिस्तर के नीचे क्या रखते हैं, छुपा के रख देते हैं। उससे क्या होता है, कोई भी गंदी शक्ति अपने ऊपर प्रभाव नहीं दिखाए, यानी कि कोई व्यक्ति किसी गंदी शक्ति के चपेट में ना आए, यानी भूत बाधाओं से ये बचे रहे। इसलिए ये क्या करते हैं, भील जनजाति के जो भी व्यक्ति रहते हैं अपने तकिया के सिराने तीर को रखते हैं। यानी ऐसा बोलते हैं, जैसे एक मान्यता भी ये है कि अगर कहीं भी आप जा रहे हैं, आप किसी अनजान एरिया में जा रहे हैं, तो अपने कमर या अपने हाथ में एक शस्त्र रखकर ले जाएं, चाकू हो, छुरी हो, किसी भी। इससे क्या होता है कि कोई भी बुरी शक्ति हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती या हमारे सामने नहीं आ सकती। हथियार से सब डरते हैं, इस प्रकार की इनकी मान्यता। और वास्तव में ये चीज मैं भी करता हूँ। ये आज भी मैं जहाँ रहता हूँ, जहाँ मेरे बिस्तर लगे, वहां कुछ ना कुछ हथियार आपको छुपा हुआ मिल जाएगा, कभी आकर आप चेक भी कर सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं वैसे भी रखता हूँ, रखना चाहिए। एक हाथ में शास्त्र है तो एक हाथ में शस्त्र को हमेशा हमें रखना चाहिए, और रखना ही चाहिए, मेरे हिसाब से तो रखना ही चाहिए, सबको रखना चाहिए, कभी भी किसी वक्त जरूरत लग जाए। ठीक है, तो एक इसमें प्रथा आती है डाम प्रथा। डाम प्रथा क्या है, जैसे हमने देखी शांता प्रथा, शांता प्रथा के बाद में हम अब देख रहे हैं डाम प्रथा। डाम प्रथा ये होती है कि जैसे भील जनजाति, डाम प्रथा में क्या होता है, तो डाम प्रथा में होता है कि भील जनजाति का कोई जब बच्चा रहता है, उस बच्चे को जब वो 12 साल का हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, तीर के नोक को तपाते हैं, तपाकर उसकी कलाई पे यहाँ कहीं भी उसको दाग दिया जाता है। उसको क्या कर दिया जाता, गर्म तीर को से दाग दिया जाता। तो गर्म तीर से दागने के बाद में उसको युवा घोषित कर देते हैं कि आज से तुम युवा हो गए, तुम बलिष्ठ हो गए हो, अब तुम अपना काम अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो। इस प्रकार से उसको मतलब वो एक साइन होता है उसका युवा होने का भील जनजाति में, तो उसको क्या बोल देता है, डाम प्रथा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाता, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में डाम प्रथा पाई जाती, तो कौन सी जनजाति में पाई जाती, तो भील जनजाति में पाई जाती। इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा याद रखने का प्रयास करें। ठीक है, अब हम मृत्यु संस्कार की बात करते हैं। भील जनजाति में मृत्यु संस्कार कैसे होता है। भीलों में मृत शरीर को सुविधा अनुसार जलाने, गाड़ने और जलदाग करने, यानी कि इसमें 3 प्रकार से क्या होता है, मृत्यु संस्कार होता है। किसमें, भील जनजाति में। कैसे कि ये लोग जला भी सकते हैं, ये लोग जलाते भी, गाड़ते भी और जलदाग भी करते हैं, यानी कि मृत शरीर को जलाने का काम भी करते हैं, दफनाने का काम भी करते हैं। यानी हमने एक जनजाति वर्ग देखा था, उमड़ी और तड़वी भील मुस्लिम भीलों को बोला जाता। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जमीन में गाड़ते हैं, दफनाते हैं। और एक जलदाह करने, यानी कि जल में भी शरीर को छोड़ना। जैन धर्म में एक प्रथा है, कौन सी प्रथा है, संतारा संलेखना। उसमें क्या रहता है, एक तो समाधि दे देते हैं, दूसरा उसको जल में जो मृत शरीर रहता है उनको जल में छोड़ देते हैं, यानी कि जल प्रवाह कर देते हैं, यानी कि जल समाधि करा देते हैं। तो इसी प्रकार इस जनजाति में भी ये 3 प्रकार से क्या होते हैं, इनके संस्कार होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि जलाना, गाड़ना और जलदाह करना, यानी कि जल में छोड़ना। फिर लेकिन एक विशेष कारण होता है, यानी कि क्या होता है उसमें, क्या इसमें इनमें एक विशेष कारण क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति का कोई बीमारी से कोई व्यक्ति मर रहा है, यानी किसी बीमारी के कारणवश किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो इस जनजाति में क्या होता है, उस व्यक्ति विशेष को जलाने का काम नहीं करते हैं, जलाने को छोड़कर ये क्या करते हैं, दफनाने का काम करते हैं। इनकी ऐसी मान्यता है कि इस व्यक्ति को जो रोग दोष बीमारी हो रही थी, दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगी अगर हम इसको जलाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो उस बीमारी को उस व्यक्ति के साथ ही दफना देते हैं। इनकी ये मान्यता है। तो कहीं ना कहीं 2 कंडीशन में होती है, एक तो बीमारी और दूसरा इसके कोई भी इनका क्या नहीं है, कोई भी व्यक्ति इनका क्या नहीं है, इनका कोई भी जैसे कि कोई व्यक्ति अकेला ही है, उसका आगे ना पाछे कोई नहीं है, तो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, ये
दफनाने के काम करते हैं। इसके पीछे एक कारण है, यानी कि अगर व्यक्ति को जलाएंगे तो उसका 12वीं 13वीं सब करना पड़ता है, तो उसका कहीं ना कहीं यहाँ पर आती है खर्चे की बात, खर्चे की बात भी आ जाती है। दूसरा, अब अगर ऐसा कोई व्यक्ति दाह संस्कार करेगा तो उसका पुत्र उसके दाह संस्कार करेगा, यानी कि जिसके बाद में उसके घर के व्यक्ति हुई उसका कुछ ना कुछ करेंगे ना। अगर कोई भी नहीं है तो ये दफना कर अपना काम खत्म कर देते हैं, यानी कि दफना दिया और जिसके बाद में अब छुट्टी, उसको मोक्ष मिल गया। ये इनकी ये एक अच्छी अवधारणा है। अगर किसी का कोई नहीं है तो ठीक है, दफना दो। दफनाना मुस्लिमों का काम नहीं है कि मुस्लिम है तो दफना है। यहाँ तक आपने देखा होगा हिंदू धर्म में भी ये चीज चलती है। कैसे चलती है? जब कोई बच्चा का जन्म होता ना, जिसकी एज मतलब लगभग लगभग 5-6 मंथ का होता है और वो मर जाता है, और या किसी का जन्म हुआ और वो मर गया, तो उसकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या करते हैं? उसको जलाते नहीं, उसको एक क्षेत्र रहता है क्षेत्रपाल, जिसको क्षेत्रपाल बोला जाता है। वहां का देवता बड़ा खतरनाक होता है, तो वो एरिया उसका ही रहता है जहां पर गड्ढा खोदते हैं और बच्चे को दफना देते हैं। एक रेशमयी बात है ये हिंदू धर्म की। आज हिंदू धर्म में होता है बिल्कुल। जो छोटा बच्चा रहता है 5-6 मंथ का, या जन्म हुआ और मर गया, तो उसको क्या करते हैं? उसको दफनाते ही हैं। तो ये है बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। जिसके बाद में भीलों में सामान्यतः मृत्यु के तीसरे दिन दिया नहीं है, टिया किया जाता है। टिया किया जाता है यानी कि तीसरा किया जाता है। बोलते नहीं, गांव क्षेत्र में सबसे ज्यादा गाली चलते हैं, थारो तीसरो करें। तो थारो तीसरो करे, या गाली यहीं से आए, या गाली नहीं है भाई साहब, ये चीज यहीं से है कि मृत्यु के तीसरे दिन जो किया जाता है कि मृत्यु उस व्यक्ति के जो फूल बोलते हैं, जो हड्डियां रहती है उनको ला के उनके हड्डी अवशेषों को लाया जाता है, दूध में स्नान कराया जाता है, फिर घर पे रोटी भोजन जो भी बनाया जाता है वो उस पर भोग लगाया जाता है, और बड़े रोते हैं चाव के साथ। जिंदा रहता है तब तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन मरने के बाद बड़े ठहाके मार मार कर रो रहे हैं, और उसका क्या, उनको भोग लगा रहे हैं, दादाजी खाओ, दादी जी खाओ, है ना, ऐसे कर करके खिला रहे हैं। भैया जिंदा रहते तुम एक कप चाय नहीं दे रहे हैं यार, मरने के बाद बड़े रो रहे हो और बड़ा भोग लगा रहे हो कि हमारे पूर्वजों को मिले। अरे जिंदा रहते रहते तुम जितनी सेवा कर सकते हो अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की, उतनी तुम कर लो। मरने के बाद में तुम कुछ भी मत करो, बस जलाओ, जलाकर उनके अस्थि अवशेषों को जो भी अच्छी पवित्र नदी है उसमें बहाओ। कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी दिखावा करने की, ना मृत्यु भोज करने की, ना तीसरा करने की, ना 12वां करने की, ना 14वां करने की, जो है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना 13वीं करने की। बस जीवित है उनकी अच्छी सेवा कर लो। जब बुजुर्ग हो जाते हैं अपने दादाजी या दादी जी, तो वो छोटे बच्चे की तरह हरकतें करने लगते हैं, छोटे बच्चे जैसे बन जाते हैं। उस टाइम पे उनकी जो भी वो गलतियां करते हैं उन गलतियों को माफ करो, और उनको बढ़िया अच्छे से व्यवस्थित नहलाओ धोलाओ, बढ़िया अच्छे से खिलाओ पिलाओ, और अच्छे से रहो उनके साथ। और एक बात याद रखना, बहुत ही सिद्ध बात है ये, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। जब हमारे दादा दादी जी की हम सेवा करते हैं बुढ़ापे में, और जब उनका अंतिम समय चलता है, उस समय अगर उनने अपने सिर पर हाथ रख दिया ना और कुछ बोल दिया आपने कि जा तेरा कल्याण हो, कसम से यूं मान लेना कि वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और उनने उस टाइम पर कुछ गलत बोल दिया ना, जा तेरा सत्यानाश हो, तो वास्तव में सत्यानाश हो जाएगा। तो ये है कि जब तक वो बूढ़े हैं उनकी सेवा करो, जिंदा है तब तक उनको खिलाओ पिलाओ और अच्छे रखो। मरने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कोई नहीं आ रहा अपना, कोई भी नहीं आ रहा, ना दादे आ रहा है, ना दादाजी आ रहा है, ना कोई भी नहीं। जो गया वो गया भाई, कोई नहीं आ रहा है। तो यही है मेरा कहना, जिंदा है तब सेवा करो, बाद में करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 12वें दिन ये मृत्यु भोज देते हैं, 12वां करवाते हैं। फिर जिसके बाद में एक इसमें आती है मोड़ता प्रथा, जो राजस्थान के भीलों में मुख्यतः पाई जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि मोड़ता प्रथा निम्न में से कौन सी जनजाति में पाई जाती है, तो मोड़ता प्रथा मुख्य रूप से निम्न में किस में पाई जाती है? भील जनजाति में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? भील जनजाति। और मुख्यतः कहाँ? राजस्थान वाले एरिया में पाई जाती है। अब एक फिर देखते हैं हम, इसमें एक आती गातला, गातला प्रथा। ध्यान रखना, हमने कौन कौन सी शांता प्रथा बताई, मोड़ता बताई, अब बता रही गातला प्रथा, और इससे पहले 2 एक और प्रथा बताई। थोड़ा सा ध्यान रखना। गातला क्या होता है? गातला ये होता है कि इस जनजाति वर्ग का कोई व्यक्ति, कोई महिला, यानी कि पुरुष या महिला, उनकी किसी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक कारण ये, कोई व्यक्ति विशेष या कोई महिला विशेष, इनकी किसी भी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, पहला कारण। दूसरा,
अगर कोई व्यक्ति भील जनजाति है, शौर्य प्रदर्शन में इसकी मृत्यु हो गई, यानी कि कोई भी अच्छा कोई काम कर रहा था देशभक्ति के लिए, उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा क्या, तीसरा, इस समाज का कोई विशेष व्यक्ति, यानी कि जैसे कि कोई साधु संत व्यक्ति एक तरीके से, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, 3 कारण हमने बताए, वो व्यक्ति मर गए हैं, उनके मृत्यु होने के बाद में उनकी याद में एक लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है। ये स्तंभ लकड़ी का भी होता है, पत्थर का भी होगा। आपको चित्र में व्यवस्थित रूप से ये दिख रहा होगा, है ना, और नहीं दिख रहा होगा तो अभी दिख जाएगा थोड़ी देर बाद, है ना। तो उस व्यक्ति विशेष की याद में स्मृति चिन्ह के रूप में क्या करते हैं, एक खंभा बनाते हैं। उस खंभे में उसकी आकृति को क्या करते हैं, उकेरा जाता है। उकेरने के बाद में ये क्या करते हैं, अपने घर के नजदीक या अपनी खेती में उस स्तंभ को गाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं। और गाड़ने के बाद में ये विशेष अवसर पर, इनका एक विशेष अवसर रहता है, उस पर ये क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं उसको। इस आधार पर ये पूजा पाठ करते हैं। एक इनका आधार रहता है कि हमारे पूर्वज यहाँ पर जिंदा है और हमारे पूर्वज हमसे होम धूप लेते हैं, यानी कि खेतों में भी ये इसको गाड़ देते हैं, खेत की मेंढ पर, या अपने घर से कुछ दूरी पर इसकी ये स्थापना करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, उस विशेष व्यक्ति की छवि को अंकित करते हैं। उस छवि को अंकित करते हैं, यानी कि एक प्रतिमा बनाते हैं और उसकी बाकायदा होम धूप के माध्यम से और विशेष वर्ग पर ये बलि भी देते हैं, जिसपे ये बलि भी देते हैं और शराब भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार ये पूजा करते हैं। अब थोड़ा सा समझो मेरी बात, ये चीज तो आपको समझ है। देखो, किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, अब एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद में क्या होता है कि वो लोगों को परेशान करने लग जाता है, एक्सीडेंट करवाने लग जाता है। बहुत सारी जगह आपने देखे होंगे, अपन सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमें ये चीजें कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो क्या होता है, परेशान करता है, कुछ भी होता है तो वो बोलता है कि मेरी चबूतरा बनवाओ। क्या बनवाओ, चबूतरा बनवाओ, या यहाँ पर छतरी बनवाओ। तो फिर हम उसकी याद में एक छोटा सा ओटला बना देते हैं। जैसे कि मेरे दादाजी जब शांत हुए थे तो हमने क्या बनवाया, दादाजी की छतरी बनवाई थी। आज भी हमारे गाँव में वो छतरी है। तो अब हम क्या मानते हैं कि हमारे पूर्वज वहां पर है, जैसे बड़ा दादाजी हो, छोटे दादाजी, उनकी छतरी बनी हुई है। छतरी से आज से, जैसे कि हमने उस तरीके से नहीं बनवाई, पहले राजा महाराजाओं की छतरी बनती है, तो उसी प्रकार से एक छतरी बनती है, बाकायदा व्यवस्थित छतरी आपने देखी हो कैसे बनती है। तो ऐसे हमने छतरी, ओटला अलग होता है और छतरी अलग होती है। ओटला एक सामान्य विशेष वर्ग के व्यक्ति की ओटला बनवाया जाता है, लेकिन जो प्रतिष्ठित पटेल वर्ग का जो व्यक्ति रहता है तो उसकी बनती है छतरी। तो इस प्रकार से हमें छतरी बनवाते हैं। जब मावस, पूनम, अमावस्या को जो विशेष दिन रहते हैं उनकी, अपने पूर्वजों के, उस दिन हम क्या करते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और प्रणाम करते हैं, बोलते हैं दादाजी स्वीकार करो। ऐसा रहता है। हमें तो देखो बताने की बात नहीं है कि हमें हमारे दादाजी की सेवा करने का कोई ज्यादा अवसर मिला नहीं है। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी, जिस समय वो बड़े दुख कष्ट में थे या किसी भी अवस्था में थे, मैं इंदौर था। और हाँ, हमारे पापा जी ने उनकी बहुत सेवा की है, बिल्कुल मान्यता बात है। हमारे भाइयों ने उनकी अच्छी सेवा की है। और फिर जब मैं गया, जिस टाइम पे मैं गया, उस टाइम पे ना तो मुझे उनके अंतिम दर्शन हुए, ना कुछ नहीं, मुझे बस उनके छतरी के दर्शन हुए। तो वहाँ बढ़िया मैंने उनके डेंटिंग पेंटिंग, कलर मलर किया छतरी में, बढ़िया जो भी मेरा सहयोग बन सकता था मैंने पूरा सहयोग दिया। ऐसा रहा मेरा। तो वहाँ अपन छतरी की स्थापना करवाते हैं, यहाँ पर पशु बलि देते हैं, शराब का भोग भी लगाते हैं, इस प्रकार से। अब देखो, ये आ गया गातला, इनका चित्र, आदिवासी गातला। एक लकड़ी का स्तंभ बना हुआ, दूसरा पत्थर का स्तंभ बना हुआ, जिसमें एक विशेष व्यक्ति को कैसे बताया गया, घोड़ा पे बैठा हुआ, कोई देवी रूप में बताया गया है ना, इस प्रकार से। एक खेत की मेंढों पर ही खड़ा है ना, खेतों में। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं जाति व गोत्र। जाति और गोत्र को कैसे समझेंगे। गोत्र क्या होते हैं, भील समुदाय में लगभग 71 से अधिक गोत्र पाए जाते। कितनी गोत्र पाए जाती, 71 से अधिक गोत्र किसमें पाई जाती, भील जनजाति में पाई जाती। अब इनमें एक और पाई जाती है टोटेम व्यवस्था। टोटेम व्यवस्था से आज से ऐसा होता है, जैसे कि थोड़ा सा मैं पढ़ के बाद, टोटेम एक प्राकृतिक वस्तु, पौधा या जानवर जैसे है, किसी कबीले या परिवार के आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। देखो, टोटेम का आज से ये होता है, इनकी ये मान्यता है कि जिसको हम हमारा टोटेम मानते हैं, ये हम जब भी हम पे किसी प्रकार का संकट आएगा, किसी प्रकार की मुसीबत आएगी, तो ये हमारी रक्षा करेंगे। क्या होते हैं, ये हमारी रक्षा करेंगे।
जैसे कि हमारा टोटेम है खेजड़े का वृक्ष। जब हम अगर हम किसी पौधे को अस्ता का वृक्ष, दो वृक्ष को हम मानते हैं, हमारा खुद का टोटेम है। हम जनजाति वर्ग के नहीं है, लेकिन सबका टोटेम है, सब व्यक्ति मानते हैं। कोई तुलसा के पौधे की पूजा करते हैं, कोई पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, कोई बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं, कोई नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं। जैसे कि रामसा पीर रामदेवरा जाते हैं तो हमें पांच पांच पीपली जहां एक नीमड़ी, वहां पर बाबा रामदेव जी की वो है समाधि। तो टोटेम क्या होता है कि टोटेम का आशय होता है कि ये अपने टोटेम प्रकृति कोई वस्तु होती है, या किसी प्रकार की कोई जंगली जानवर होता है, या किसी प्रकार का पौधा होता है। इन प्रकार से ये अपने टोटेम मानते हैं। तो टोटेम क्या होता है कि जब भी इन जनजाति पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है तो ये टोटेम उनकी रक्षा करता है ऐसे। और टोटेम का आशय ये होता है कि संरक्षण। टोटेम जो इनके पूर्वजों ने ये व्यवस्था बनाई है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था कैसे है? जो व्यक्ति जिसको अपने टोटेम मानते हैं ना तो वो जानवर का ये शिकार करते हैं कभी, न उस वृक्ष को ये कभी काटते हैं, या कोई प्राकृतिक कोई वस्तु है तो न उस प्राकृतिक वस्तु के साथ ये छेड़छाड़ करते हैं। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति इन वर्ग में जानवर इनके टोटेम में मोर हो गई, जिसके बाद में बिल्ली हो गई, शेर हो गए, जिसके बाद में हिरण हो गए, बहुत सारे टोटेम, जैसे बेल हो गए, घोड़ा हो गए, तो ये टोटेम है इनके। लेकिन कुछ का पेड़ हो गए, जैसे आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इस प्रकार से इनके टोटेम होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, 48 इनकी टोटमिक जो गोत्र है, कितनी है? टोटम के आधार पर इनकी 48 गोत्र, 48 गोत्र है, जिसमें 17 पेड़ पौधों के आधार पर, और 19 पशु पक्षियों, और 12 अन्य किसी नाम पर। जैसे टोटम में मोरी एक गोत्र है, तो मोरी गोत्र का टोटेम होगा मोर या मयूर, मोरली जानो नहीं, मोर, हाँ वह मोर। तो उस मोर को क्या बोलते हैं? ये मोरी गोत्र का टोटेम है। जिसके बाद में हम देखेंगे जामुन का वृक्ष या जामुन के फल को ये अपना टोटेम मानते हैं। ये कभी जामुन के वृक्ष को काटते नहीं है, ठीक है। फिर एक है मछरिया, एक मछली के नाम पर इनका टोटेम है, मछरिया गोत्र का। ये टोटेम का ये कभी अपमान नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती से टोटेम का अपमान कर ले तो ऐसा मानते हैं कि वो व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो ये भले इनका टोटेम कुछ भी अतरंगी सतरंगी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अपने अपने टोटेम या दूसरे अन्य जाति के व्यक्ति का कोई टोटेम है तो उसकी क्या करते हैं? बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं ये लोग। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक घोड़ा मारिया। तो घोड़ा मारिया क्या होता है? ये कोई एक व्यक्ति, ये कोई वर्ग रहता है, इन वर्ग के व्यक्तियों ने घोड़े को मारा होगा तो घोड़े को इन्होंने टोटेम बना लिया। फिर एक रोहानी वृक्ष रहता है, उसको इन्होंने टोटम, सान्याल बिल्ली को इन्होंने टोटेम बनाया। निगवालिया, हमने मछली का नाम लिया था, एक मछली थी निगवालिया मछली, उसको इन्होंने टोटेम बना। सिंगाड़िया एक गोत्र रहती जो बेलों को पूजते हैं, तो इनका टोटेम बेल है, सिंगाड़िया गोत्र का। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? बहुत सारे इनके टोटेमों को देखा। टोटेम से आशय ये आता है प्राकृतिक व्यक्ति वस्तु विशेष को इन्होंने अपनी टोटेम माना, ठीक है। अब थोड़ा सा और हम इनको देखते हैं। घर को आवास, गांव एवं आवास, इसमें भावास लिख दिया, बल्कि ये आवास है। आवास को एक टपरा बोलते हैं, यानी कि ये पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः भील जनजाति जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। इस कारण ये अपने उस एरिया में एक झोपड़ी बनाते हैं, इसको बोलते हैं ये टपरा। क्या बोलते हैं? टपरा बोलते हैं। और निवास को ये बोले जाते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं उसको बोलते हैं फालिया। और जो इनका घर रहता है उसको बोलते हैं ये कू। याद रखना, आवास को बोलते हैं ये टपरा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो आवास बनाते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, उसको बोलते हैं ये टपरा। जो अपनो टापरा बोलते हैं ना, कभी कोई लड़ता है तो ऐसा बोलते हैं, अरे भाई मत दादागिरी कर, मत उड़ते, टापरा बिक जाएगा अपना बहुत बूढ़ाने का, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये टपरा बोलते हैं उसको। फिर ये निवास को बोलते हैं फालिया। फिर ये घर को बोलते हैं कू। ये याद रखना, यहाँ से परीक्षा क्वेश्चन बनाती है। घर को कू, निवास को फालिया, आवास को टपरा। आगे बात समझ, घर को कू, निवास को फालिया और आवास को टपरा, ठीक है। अधिक से अधिक फालिया को, यानी कि बहुत सारे अगर फालिया मिला ले, बहुत सारे निवास मिला ले, तो उसको पाल बोलते हैं। और पाल का जो बहुत सारे, जैसे कि बहुत सारे गांव हो गए, घर हो गए, अब बहुत सारे घर हो गए, तो उस घर का एक गांव बन जाता, तो उसका एक मुखिया होता, उस मुखिया को बोलते हैं पाल। यानी कि निम्न में से कौन सी जनजाति जिसका मुखिया पाल होता है? भील जनजाति है भाई साहब, ध्यान में रखना ये बात। नोट। अब नोट क्या है?
नोट में देखेंगे हम इनकी, नोट में ये देखेंगे, नोट में ये भीलों में पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती। भील जनजाति मुख्यतः पितृ सत्तात्मक होती है। इनमें पिता इनका प्रधान होता है, यानी कि घर का मुखिया पिता होता है, और बच्चे के जन्म को ये शुभ मान रहे तो पहले हमने देखा है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या मुख्यतः पितृ सत्तात्मक होती है। लेकिन ये महिलाओं की भी उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी विशेष जो कार्य, कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें इनकी ये क्या करते हैं, उनके से सलाह मशवरा बिल्कुल करते हैं महिलाओं से। सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो पिता घर का मुखिया होता है, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होता है, सामाजिक संगठन के रूप में होता है, संगठन के रूप में होता है। अतक एक ही पूर्वज का से उत्पन्न। अतक किसको बोलेंगे, अतक बोला जाता है एक ही पूर्वज से उत्पन्न, यानी कि मैं हूं, अब मेरे से जो संतान होगी और उनसे वो जो संतान होगी, उनसे जो संतान होगी, तो उन सबका मैं क्या होऊंगा, अतक होऊंगा, यानी कि मैं पूर्वज हूं। एक ही पूर्वज से उत्पन्न भील जनजाति के जो व्यक्ति, विशेष वर्ग के जो लोग रहते हैं, उनको अतक कहा जाता है। ओदक भी बोला जाता है, गोत्र भी है और कुल भी है इनके सामाजिक संगठन। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इनके मुख्य कुछ कैरेक्टर है, कैरेक्टरों के बाद। जैसे समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति, यानी कि गांव होता है, उस गांव में एक प्रशासन बनाया जाता है, एक प्रशासनिक तंत्र बनाया जाता है, जिससे क्या होता है, गांव में सुचारू रूप से व्यवस्थित समाज चले, यानी गांव के लोग व्यवस्थित रूप से रहें और गांव की व्यवस्थित अच्छी व्यवस्था चले। इसके लिए क्या होता है, इसमें पटेल होता है, तड़वी होता है, ढाला होता है, इस प्रकार के इसमें कुछ व्यक्ति रहते हैं। तो उनको बारे में हम थोड़ा समझें। जैसे पटेल गांव का अति महत्वपूर्ण विशिष्ट सम्मान्य व्यक्ति होता है। पटेल क्या होता है, गांव का सबसे अति विशिष्ट और सम्मान्य व्यक्ति होता है, विशेष भी रहेगा और सम्मान्य व्यक्ति भी होता है, यानी कि पटेल गांव का मुखिया रहेगा। दूसरा, सर्वोच्च प्रशासनिक, यानी कि प्रशासन से संबंधित अगर गांव में किसी की रिपोर्ट हो गई या कुछ भी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो क्या करता है, उस मामलों को सुलझाने का काम भी कौन करता है, पटेल करता है। सामाजिक कार्यों का संचालन करता होता है। गांव में शादी ब्याह हो गई, कुछ भी जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें पटेल की सलाह मशवरा लेना, पटेल को आगे करके चलना, ये इनका पटेल का मुख्य काम होता है। पटेल को आगे रखा जाता है। आज भी हमारे गांव में जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करवाते, बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाते हैं, तो पटेल को रखते हैं, क्योंकि गांव का मुखिया होता है, उसको गांव का मुखिया बोला जाता है। और किसी भी प्रकार की व्याधि कुछ भी आती, सबसे पहले पटेल के घर में ही आती है, ये भी ध्यान रखना। गांव को बाद में पकड़ती है, लेकिन पहले पटेल को निपटाती है। तो पटेल का बड़ा मतलब पटेल का सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती है थोड़ी सी। दूसरा होता है तड़वी। तड़वी क्या होता है, ये पटेल का सहायक होता है। मतलब ये पटेल का सहायक होता है। जैसे कि अगर पटेल भाई साहब पटेल जी अनुपस्थित है, पटेल गए 6 महीने के लिए तीरथ, तो अब यहाँ पर वो काम कौन करेगा, जो पटेल कर रहा था वो काम करेगा तड़वी। ऐसे ध्यान में रखना। जैसे सरपंच रहता है, सरपंच का सहायक रहता है सचिव, तो जब सरपंच जी कहीं बाहर गए तो सचिव काम करेगी। इसी तरह अगर पटेल है तो पटेल चले गए भैया 6 महीने के लिए तीरथ करने के लिए, अब गांव की प्रशासन डगा डोल, तो अब उस समय जो उस प्रशासन को संभालेगा, उस प्रशासन को संभालने का काम करता है तड़वी। समझ में आ गई बात, बहुत आसानी से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आ रही हो अच्छे समझ तो वीडियो को थोड़ा सा लाइक माइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता है एक ढाला। ढाला मतलब होता है वयोवृद्ध व्यक्ति। वयोवृद्ध मतलब फूफा जी टाइप का व्यक्ति, जो गांव का सबसे बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति रहता है, उसको बोला जाता है ढाला। और उसको बोला जाता है वयोवृद्ध, यानी कि सूझबूझ अकल सब में ये व्यक्ति सयाना, जिनको बोलते हैं सयाना, बहुत सियानो है, तो भैया सयाने व्यक्ति होते हैं। तो इनकी जब हम भी कोई भी विशेष बड़ा कार्य करते हैं तो इनकी हम क्या करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं। सलाह मशवरा लेते हैं तो सलाह मशवरा लेते हैं। अब सलाह मशवरा लेते हैं तो कहाँ कहाँ पर हम लेते हैं, जब कोई सा पर्व त्योहार जाति भोज आदि अवसरों पर निर्देशन देने का काम करता है। यानी कि भाई साहब अगर तुम्हारे गाँव में किसी का ब्याह है तो कितना भोजन बनना है, किस प्रकार से व्यवस्था जमना है, टेंट कहाँ पर लगाना है, कितने लोगों को कहाँ पर कौन कौन से काम करना है, कौन कौन से व्यक्ति को क्या क्या विशेषता देखना है, तो ये सभी चीजों को देखने का काम कौन करता है, ढाला करता है, वयोवृद्ध करते हैं। हमारे गांव में भी ऐसे, यानी कि हमारे गांव में भी ऐसे लोग, जैसे हमारे फूफा जी है, हमारे घर में कोई सा ब्याह होगा तो हम फूफा जी भतोड़ में बिठाता, फूफा जी देख जो कहीं गड़बड़ नहीं। हमारे पापा जी जब उनके ससुराल जाते हैं तो हमारे पापा जी को वहां बिठा देते हैं, वो भतोड़ का ही काम देखते हैं। जो मेन व्यवस्था रहती है, जो बड़े सयाने और बड़े व्यक्ति को दी जाती है व्यवस्था, वही देखते हैं। हमारे गांव में 5-6 लोग हैं, जैसे हमारे बड़े पापा हैं, अगर हमारे गांव में यज्ञ होता है, अधिकार यज्ञ होते हैं, सम्मेलन होते हैं, तो हमारे बड़े पापा है
ऐसे करके आप गांव के बड़े बड़े, हमारे गांव के सरपंच जी है, उनके बड़े भैया हैं, वो हमारे बड़े पापा तुल्य है, उनको ऐसे करके यानी 20-25 लोग हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग हैं। तो उनको क्या करते हैं, उनको उनको भतोड़ का ही काम देते हैं कि तुम जाओ और भतोड़ को देखो, किसी प्रकार से कोई व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो जाए, ये काम वो देखते हैं। और हमारे जैसे छोरा छापरे रहते हैं, वो क्या करते हैं, हम छापरे नहीं बोल रहे हैं, छापरे बोल रहे हैं, यानी उसमें बहुत सारे हमारे वर्ग, हमारे जैसे छोरे आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, व्यवस्था देखते हैं, परोसने का काम करते हैं, मिलवाने का काम करते हैं, पत्तले उठाने का काम करते हैं, ये सब काम हमारे जैसे लोग करते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब ढाला को हमने देख लिया, यहाँ जड़ी बूटियों का प्रयोग कर भूत प्रेतों को भगाने का काम करता है, ये भगत का काम होता है। दूसरा, गांव का डॉक्टर का काम करता है बड़वा, वेद जिसको हम बोलते हैं। गायक क्या होता है, बड़वा का सहायक होता है। अब भैया बड़वा को देखो, देवता भी आए, बड़वा जो व्यक्ति रहता है उसको क्या आता है, देव भराने। देव भराने आने की ऐसी मान्यता है, इनकी मान्यता क्या हकीकत भी है। इनको एक व्यक्ति का क्या आता है, वो आती है, भार आता है। जैसे कि गांव में, हमारे अपने गांव क्षेत्र में पंडा चले, भोपा चले, तो उनको एक विशेष देव आता है उनके अंदर, एक विशेष अवसर पर, जैसे दीपावली हुई, नवरात्र हुआ, उस टाइम पे क्या होता है, उनको देव आता है और वो भविष्यवाणी करता है। तो भविष्यवाणी करता है तो इनका एक सहायक होता है गायक। तो वो क्या करता है, उस देवता की, ये बड़वा का सहायक होता है, कोतवाली का काम भी करता है और गाता है, उनकी गाता गाता है कि तुम्हारे मतलब जैसे भी कोई सी भी, जैसे हमारे उधर क्या चलता है, हिड़ चलती है, हिल चढ़ती है, उनकी गोड गाते हैं किसी देवता की, जो उन्होंने पहले जो जो काम किया, उनके कामों का बखान किया जाता है, गाया जाता है, उनको आन दी जाती। जैसे कि एक अब मेरे पापा जी पंडा जी है, तो मैं बिल्कुल गा के बता सकता हूँ, लेकिन मुझे गाते आते नहीं है और मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं कि मैं तुम आपको गा के, आपने सुना होगा, आप सुन सकते हो, आराम से देख सकते हो। ठीक है, किसी देवता को बुलाते हैं तो हम एक आन देते हैं। आन कैसे देते हैं, बड़दावनिया बोलते हैं, भोना भोना के ही करे, भोना लक्ष्मण के होता, लक्ष्मण ने लंका धर्मनी, भोना के मारी 9 लाख राम तरा, माता चली मालवे पग बने ले जा, माता धरे नया को चावड़ो हता लीला की लगा, बन हिसली बन दादल मोह छे बजरी का घुघरा, सौ आमन की सांग सांग समेटे उदक और तो मेरा किरण। इस प्रकार से क्या बोलते हैं, बड़दावनिया मंत्र बोलते हैं और जिसके बाद में गाते हैं, जिससे क्या होता है, वो देवता आता है और अपनी समस्या का समाधान करते हैं। दोस्तों, मेरा इतने आराम से और इतनी खोद खोद के चीजों को पढ़ाने का आशय ये नहीं कि टाइम पास हो रहा है। मेरा ये है कि एक बार अगर आपने यहाँ से जनजातियां पढ़ ली तो आगे किसी और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इतना डीपली, यानी कि अगर 5 साल बाद भी ये वीडियो देखोगे तो ये वीडियो उतना ही काम करेगा। इतना डीपली कोई नहीं जा सकता, आयोग भी नहीं जा सकता है जितना डीपली मैं जा रहा हूँ यहाँ पर। और जहां पर ही जाऊंगा जहां पर ये विशेष चीजें पूछी जाएंगी, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये समझाने के लिए बोलता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए ये चीजें। बाकी फैक्ट तो आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहे हैं और आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है बाबा हिस्ट्री वाला, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। अगर आपको शुरू से स्टार्टिंग से बेसिक से ये जान जाते पढ़ना है, ये देखो पीएससी का एग्जाम मध्य प्रदेश के लोग नहीं देते हैं, अन्य विशेष राज्य के लोग भी देते हैं और उनके लिए ये चीजें बहुत नहीं होती है और उनको समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो उनको चाहिए अपने जैसा ही गुरु जो आराम से व्यवस्थित एक एक चीजों को समझा सके। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इतने डीपली जाना पड़ता है और समझाना पड़ता है चीजों को। अब जब देखोगे अपनी वीडियो पर कमेंट, कोई उत्तर प्रदेश से कर रहा है, कोई महाराष्ट्र से कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से कर रहा है, कोई कहाँ से कर रहा है, तो सभी राज्य के लोग देखते हैं इन वीडियो को। अब होता है ये बजाता भी है, बांस की एक विशेष चीप रहता है, एक यंत्र रहता है, उसको बजा कर क्या करते हैं, देव को बुलाता है। सामूहिक भोज का व्यवस्था करता होता है। कोटवार चौकीदार का सहायक या हरकारा होता है, यानी कि गांव की चौकीदारी करता है। हरकारा संदेश सुहाग भी होता है, अपना गांव का संदेश किसी अन्य गांव में पहुंचाने का काम भी कौन करता है, ये करते हैं। अब इनकी हम खान पान की बात करते हैं कि ये कौन सा भोजन करते हैं। खान पान में भोजन के रूप में ये अधिकतर मोटा अनाज या मिलेट का प्रयोग करते हैं या जंगली उत्पादों का प्रयोग करते हैं। मिलेट यानी मोटे अनाज को मिलेट बोला जाता है, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज में 8 प्रकार के अनाजों को शामिल किया गया, जिसमें मक्का को छोड़ दिया गया, बाकी के बहुत सारे अनाज है मिलेट में शामिल कर रखा है। तो ये मोटे अनाज, जैसे मक्का की राबड़ी बनाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। मक्का का दलिया बना थूली और उसमें अच्छी छाछ में बढ़िया ओट कर वो राबड़ी बनती, बहुत गजब की टेस्टी लगती है, हमने तो लपक के खाई है। मक्का की रोटी खाते हैं, ताड़ी पीते हैं। ताड़ी देखो इसमें नीचे फोटो लग रहा है, तो वो ताड़ी, एक व्यक्ति ताड़ी निकाल रहा है, अपने कमर में एक मटके को बांध रखा है, वहां से ये क्या करता है, एक पेड़ रहता है ताड़ी का वृक्ष, उससे ये ताड़ी निकालते हैं
और ताड़ी थोड़ा नशीला पदार्थ पेय पदार्थ रहता है। ये विशेष ओकेजन पर, ये विशेष समारोह उत्सवों पर ये पीते हैं और बढ़िया मद मस्त रहते हैं। ताड़ी का टेस्ट तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो नहीं पी वो बिल्कुल मत पी। नशीला पदार्थ को तो मैं बिल्कुल समर्थन ही नहीं करूं, भले वो कोई अमृत ही क्यों नहीं हो। बिल्कुल नशीलो काम नहीं करना, नशीलो पदार्थ तो पीनो ही नहीं। लेकिन भील जनजाति में हर शुभ अवसर पर बिल्कुल ये शराब ताड़ी पीने का काम करते हैं, क्योंकि इनका एक पैसा है भाई साहब। कड़कनाथ मुर्गे को मारते हैं भैया। कड़कनाथ मुर्गा मुख्य रूप से झाबुआ जिले की पहचान बना हुआ है, जीआई टैग भी प्राप्त है। कड़कनाथ मुर्गे का ये प्रोटीन से भरपूर रहता है, फैट इसमें बिल्कुल नहीं रहता है। काला मुर्गा रहता है, मांस काला रहता है, खून काला रहता है, अंडा काला रहता है, सब कुछ काला रहता है। एक और इसकी प्रजाति रहती है, वो उसमें सफेद भी रहता है मुर्गा का, यानी कि मांस देता रहता है, अंडा सफेद रहता है। लेकिन जो रियल कड़कनाथ मुर्गा बिल्कुल काला मिलेगा, जैसे मांस भी काला, अंडा भी काला, नाखून भी काले, कलर भी काला, सब कुछ काला काला। ठीक है। अन्य मौसमी सब्जियां, जो मौसम में सब्जियां रहती है। अब इसमें देखो पीपीटी लिखने वाले भाई साहब ने हमारे ने कुछ गड़बड़ कर दी है, बहुत सारे शब्दों को उन्होंने गलत टाइप भी कर दिया, तो उसमें अपन माफी चाहेंगे और भाई साहब से बोलेंगे कि थोड़ा सुधार करें। ठीक है। तो मौसमी सब्जियां भी है, जो मौसमी सब्जियों का ये प्रयोग करते हैं। अब भाई साहब विवाह संस्कार, अब विवाह संस्कारों को देखेंगे। भंजगड़िया विवाह, मध्यस्थता कराने वाले को क्या बोला जाता है? भंजगड़िया। जो विवाह में जो मध्यस्थता कराता है, यानी कि इधर से उधर रिश्ता ले जाने का जो काम करता है, उसको क्या बोला था? भंजगड़िया बोला जाता है। ठीक है। मध्यस्थता कराने वाले। समगोत्री विवाह बिल्कुल वर्जित है, यहाँ पर समगोत्री विवाह नहीं होंगे। भोगोरिया विवाह होगा, हरण विवाह होगा, जिसको ऊपर या टीपी विवाह भी बोला जाता है। लुगड़ा लाड़ी विवाह, आय बढ़ाने विवाह, धराने विवाह, नात्रा विवाह, नात्रा विवाह को बोला जाता है विधवा पुनर्विवाह, गोल गधेड़ो विवाह, परीक्षा विवाह, सेवा विवाह। भाई साहब ये विवाह जब अपन पढ़ेंगे ना तो इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, क्योंकि इनके जितनी अद्भुत ये जनजाति, इनका विवाह करने का तरीका भी उतना ही अद्भुत है, उतने ही विशेष तरीके हैं। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, बड़ा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आज के लेक्चर में फैक्ट ज्यादा थे तो थोड़ा मजे कम आए पढ़ने में, मजे भी कम आए। और जिसके बाद में हमने पढ़ा है इसी आधार पर, आराम से पढ़ा है, ज्यादा लटके झटके दिए नहीं है। तो जब हम ये विवाह पढ़ेंगे ना, विवाह क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, गोल गधेड़ो विवाह क्या होता है, भगोरिया उत्सव क्या होता है, जो इनका विशेष प्रसिद्ध उत्सव है भगोरिया, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल अपन ने जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी उसमें देखा कितने क्वेश्चन बने थे। तो भगोरिया उत्सव क्या होता है, तो हम इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। काजल रानी की मनोती क्या होती, वो भी हम देखेंगे। तो अब अपने क्या होता है, यहाँ से अपना लेक्चर होता है समाप्त। क्या होता है? लेक्चर होता है खत्म। अब एक बार और फिर मैं घोषणा कर देता हूँ कि जिस भाई साहब ने कोई टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो बिल्कुल अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ये भील जनजाति नहीं, यूनिट 10 ही नहीं, हम यूनिट 1 को भी पढ़ाते हैं। यूनिट 1 को एमसीक्यू भी हम पढ़ाएंगे, वो भी डलेगी क्लास। हमने पहले हिस्ट्री पढ़ाई है तो उसके भी लेक्चर डले हुए हैं, और भी जो भी वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो भी हमने वहां पर कवर करवाए और उसकी पीडीएफ डली है। तो आप वहां से आराम से क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और जुड़ सकते हो, और जिससे आपको फायदा मिलेगा, नुकसान तो मिलेगा ही नहीं। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो।